आज हम पढ़ेंगे अपनी रिमझिम पुस्तक में अपनी अपनी रंगतों के अंतर्गत हुनर पर आधारित पाठ जहाँ चाहा वहाँ रहा। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, जहाँ कुछ करने की लगन होती है वहाँ रास्ते खुद ही बन जाते हैं। और इसी से संबंधित इस पाठ में कहानी है ईला सचानी की। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण ऐसे लोगों के देती हूँ जिन्होंने अपनी शारीरिक कमियों को हराकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। ये हैं सुधा चंद्रन। इनको आपने टीवी में देखा होगा। ये एक सफल एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर भी हैं। लेकिन आपको पता है इनका एक पैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये डांस करती हैं और एक्टिंग करती हैं और इन्होंने अपना एक मकाम बनाया है। ये हैं गिरीश शर्मा, जो एक पैर होने के बावजूद भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। बेनो जैफिन, जो एक नेत्रहीन IAS ऑफिसर है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो अपनी शारीरिक अपंगता के बावजूद भी अपने जीवन में सफल हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है ईला सचानी की। तो अब हम इसी चैप्टर की रीडिंग करते हैं और अर्थ समझते हैं। अब हम इस हुनर पे ही बेस अपना ये चैप्टर पढ़ते हैं, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो इस कहानी में एक ये लड़की है ईला सचानी। इसके हाथ सही से काम नहीं करते हैं, लेकिन इसने अपने पैरों को ही अपनी ताकत बना लिया है। ये अपने पैरों से सारे काम कर सकती है। और कैसे और क्या क्या ही करती है, देखिए अब हम इस कहानी में पढ़ते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती होता है सूत का धागा। कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यहाँ पर हम पाठ के साथ साथ कठिन शब्दों पर भी निशान लगाते जाएंगे ताकि हमें उन्हें पढ़ने में आसानी रहे। ईला अपने पैरों से ही इतना सुंदर कढ़ाई करती थी कि कपड़े में जान आ जाती थी। 26 साल होता है 26 ईयर्स। तो 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। वो बचपन में अपने नाना के यहाँ रहती थी। सांझ क्या होता है, शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ मिट्टी के खेल खेलते थे, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। पत्तों को मिलाकर एक आवाज निकालते हैं तो उसे कहते हैं पिटपिटी बजाना। कुछ गिट्टे खेलते, गिट्टे होता है पत्थर, कुछ पत्थरों से खेलते। कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे होता है टुकड़े। तो घड़े के टुकड़ों को उठाकर उससे पिट्ठू एक प्रकार का गेम होता है जिसमें पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखकर गेंद से तोड़ा जाता है। और जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आइयो रे, कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आइयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर उसके हाथ ही नहीं उठते थे। वह चुपचाप एक किनारे पे बैठ जाती। मनी मन सोचती, मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते थे कि ईला किसी न किसी तरह का खेल उनके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल तो शामिल हो जाती। साथियों के साथ जम के दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। अब वो इसलिए परेशान थी कि उसके हाथ सही से काम नहीं कर पाते थे, तो वो हाथ वाले गेम नहीं कर पाती थी, लेकिन पैर वाले दौड़ने भागने वाले, विष अमृत, खो खो इस प्रकार के खेल खेल लेती थी। लेकिन जहाँ पे हाथ धप्पा देने की बारी आती थी वो नहीं कर पाती थी और मजबूर हो जाती थी। बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों को एक जिद और चुनौती माना, और ये उसकी हिम्मत ही थी कि उसने अपने हाथों की कमजोरी को कमजोरी नहीं माना, बल्कि अपनी ताकत बनाया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं। इसका मतलब वो अपने सारे काम हाथों की जगह पैरों से करती थी। दाल भात खाना
दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर भी लिखना, ये सारे काम वो पैरों से ही कर लेती थी। फिर उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में उसे परेशानी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ईला जैसी लड़की जो सारा काम अपने हाथों से ना करके पैरों से करती है, उसे किस प्रकार की परेशानियां हुई होंगी। उसे ये परेशानियां हो सकती हैं, जैसे वो खाना कैसे खाती होगी या खेलती कैसे होगी, अपना स्कूल का काम कैसे करेगी, आदि बहुत सारी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा होगा। और कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी कि कहीं उसे कोई परेशानी ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए। कहीं उसके काम करने की गति को लेकर कि वो पैरों से कैसे तेज़ तेज़ काम करेगी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी आती ही थी। जब वो ज़्यादा जल्दी से नहीं कर पाती थी तो उसे परेशानी महसूस होती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने कभी भी अपनी कमजोरियों से हार नहीं मानी। उसने 10वीं तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। अब क्यों नहीं कर पाई, ये भी हम यहाँ देखते हैं। ईला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। इस जानकारी को समय रहते ईला को मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। ईला को पता ही नहीं था कि उसकी कमजोरी के कारण उसे कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो उसकी सहायता कर सके। पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। अगर उसके हाथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीवन समाप्त हो गया। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थीं। कशीदाकारी का होता है कढ़ाई करना। दोनों कढ़ाई करती थीं। वह उन्हें सुई से रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकोरते हुए देखती। वो देखती थी कि उसकी माँ और दादी कैसे कढ़ाई करती हैं, और ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। उसने भी सोचा कि मैं भी करूँगी। यहाँ भी उसने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। मतलब जब उसने ठान ली कि उसे कढ़ाई करनी है तो कोई भी चीज़ उसके लिए कठिन नहीं रही। उसने अपना रास्ता खोज ही लिया। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसने जो उसके साथ मिस हैपनिंग हुई थी या उसके साथ जो कमजोरी आ गई थी, उसने उसको भी हरा दिया। 15 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। वो काठियावाड़ी कढ़ाई बहुत सुंदर ढंग से करती थी। किस वस्त्र पर किस तरह से नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन कौन से लगेंगे, यह वह सब समझ गई थी। उसे इतनी समझ आ गई थी कि कौन से कपड़े पे किस रंग से और कौन सी कढ़ाई करनी है। वो इन सब में माहिर हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इसका अर्थ है वो इतने सुंदर वस्त्र बनाने लगी थी, इतनी सुंदर कढ़ाई करने लगी थी कि उसके वस्त्रों की, उसके कपड़ों की प्रदर्शनी, जिसे एग्जीबिशन कहते हैं, वो लगा। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक रहा था। इसका अर्थ है कि उसने केवल काठियावाड़ी का कढ़ाई नहीं करी थी कपड़ों में, बल्कि लखनवी कढ़ाई भी करी और बंगाल से सीखी हुई कढ़ाई भी करी। लीला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई और टाँकों का भी इस्तेमाल किया था। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। उसने जिस प्रकार की भी कढ़ाई करी, जिस प्रकार के भी चित्र बनाए, उनमें एक अलग ही अनूठी छवि थी। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। उसके जो डिज़ाइन थे तो बहुत पुराने, प्रथा के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, लेकिन उसने उसको बिल्कुल नई तकनीक से बनाया था। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। वो इतनी ज़्यादा उसकी चीज़ों की प्रशंसा होने लगी थी कि उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। आँखों में चमक और होठों में मुस्कान, अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपैली बूटियाँ गोरते थकती नहीं थी। वो अपने कार्य पे लोगों की प्रशंसा के द्वारा इतनी अभिभूत थी कि अब इसी काम को उसने अपना जीवन समझ लिया था और इसी से उसे प्रसिद्धि भी मिली थी।
तो बच्चों, ये थी ईला सचानी की प्रेरणादायक कहानी। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हो सकता है हमारे आसपास भी कुछ ऐसे बच्चे हों जिनमें कुछ कमी हो, लेकिन हमें उनकी कमियों को न देख के उनके हुनर को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी अपना सफल जीवन व्यतीत कर सकें। आप इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए। इसके बाद हम इसकी वर्कशीट भी करेंगे। ऑल द बेस्ट।